तो हम लोगों ने जो चीज़ पिछली क्लास में सीखी थी वो आप लोगों का इक्विवेलेंट कंसेप्ट था। उसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, जैसे कि पहला फॉर्मूला जो तुम्हारी आंखों के सामने आया था वो था नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो तुम लोगों को नहीं भूलना है। ये चीज़ तुम लोगों को आगे कहीं ना किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा, स्पेशली आज की क्लास में और अभी आगे आने वाली क्लासेस में जिसमें हम लोग टाइट्रेशन सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपने ये देखा था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करोगे, जो भी आपके पास मोल्स होंगे, आप अगर उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हो वैलेंसी फैक्टर से तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो तुम लोगों ने सीखी थी वो ये कि अगर आपको मैं मान लेते हैं नॉर्मली ये पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। इसके अलावा जो बेसिक्स एक हर इंसान से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि उसको आने चाहिए, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं। याद रखना मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूँ, और डिवाइड बाय आप उसे करोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इन लीटर। ठीक है, ये 4 चीज़ें। अच्छा, और 5वीं चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी कि आपके पास अगर मिली इक्विवेलेंट्स की बात की जाए तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वो भी मोल्स ही होते हैं, बट वॉल्यूम किस में होता है, आप लोगों के ml में होता है। ठीक है, वॉल्यूम किस में होता है, आप लोगों के ml में। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोगों को स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ताकि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से रिलेटेड तुम्हारे कंसेप्ट्स थोड़े से ठीक हो जाएं, और उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखेंगे, और आफ्टर फिनिशिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आएंगे। ये हमारी आज की क्लास का टारगेट है। ठीक है, ताकि हम लोगों का रेडॉक्स का एक बंच कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला बंच रेडॉक्स का क्या था, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए और बैलेंसिंग आनी चाहिए, वो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा बंच क्या है कि आपको वैलेंसी फैक्टर और उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल सेक्शन आना चाहिए। चौथा बंच क्या है, वो थ्योरी पार्ट, कि आपको टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पता होने चाहिए। बहुत ही शॉर्ट सा पार्ट है एक वीडियो का, और उस में आपके रेडॉक्स में जो ये टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट मतलब अगेन थियोरटिकल पार्ट रेडॉक्स का। और जो 5वां मंच है दैट इज अबाउट टाइट्रेशंस। ठीक है, 5वें मंच में आपको टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के टाइट्रेशंस, कैसे सॉल्व, ये वो। और जो 6वां पार्ट है दैट 6वां पार्ट इज मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, फिर हम ये पढ़ेंगे कि आपके ओलियम के साथ कैसे काम करते हैं, और तीसरा टॉपिक वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी ये हार्डनेस ऑफ वाटर से हमारा क्या लेना देना। तो टोटली रेडॉक्स को 6 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और कायदे से जब मैंने तुम्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मुझे इंडिकेटर्स के बारे में भी तुम्हें पढ़ाना था, तो मैंने इंडिकेटर्स वहाँ नहीं पढ़ाया था, और वो इंडिकेटर्स वाला पार्ट मैं इसी बार जो टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे ना उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, मैं बल्कि ये सोच रही हूँ कि टाइट्रेशंस को रेडॉक्स में ना डालते हुए एक अलग से टाइट्रेशंस की ही प्लेलिस्ट हम लोग उसमें बना लें, ताकि वो एक अच्छा रहेगा ना कि वो अलग से टाइट्रेशंस है, नहीं तो फिर रेडॉक्स में ही ठूस देंगे। चलो वो सब बात की बातचीत है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को हम लोग वापस से ग्रूम कर रहे हैं ताकि हम भूल ना गए हों कंसेप्ट्स। जैसे कि आपको मान लेते हैं आप लैब में काम कर रहे हो, आपको लैब में काम करने के दौरान आपको बोला जाता है कि आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, इतनी नॉर्मेलिटी का, इतनी मोलैरिटी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो राइट नाउ हम लोग यही काम करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं अभी आने वाले 25 मिनट तक में भी बोलूँगी या जो न्यूमेरिकल्स करवा कर दूंगी, ये सारी बातचीत आपकी भूतकाल में यानी कि मोल कंसेप्ट के दौरान हो गई है, बट किंतु हम लोग वापस से अभी नॉर्मेलिटी को यूज़ करने वाले हैं। सो देयरफॉर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करेंगे बताओ, आप लोगों का वापस से एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ताकि आगे तुम लोगों को तकलीफ ना हो। अच्छा, अब देखो क्या है आपके पास चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला गया कि आप कितने ग्राम का
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 are required to prepare a 250 ml solution of molarity. वीडियो की ना स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख लेना ताकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो. ऑफ मोलैरिटी 2.16. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसानी से बना भी लोगे. क्वेश्चन में गिवन डेटा में क्या है कि आपको मोलैरिटी दी हुई है 2.16 और वो आपसे ये कह रहा है कि आप कितने ग्राम का K2Cr2O7 लोगे ताकि 250 ml का सोल्यूशन बना पाओ. ये तो एकदम ही ऐसा लग रहा है क्लास 10th लेवल का आपके सामने सवाल दे दिया गया है. कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है. मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स. मोल्स क्या होते हैं बताओ? मास बाय मोलर मास. तो मास, अच्छा K2Cr2O7 के मोलर मास क्या होता है? तो K2Cr2O7 का मोलर मास ये तुम लोगों को याद होना चाहिए था. तो जो होता है 294 पॉइंट समथिंग, बट मैं उसको 294 ही याद रखती हूँ. डेसिमल में यार कौन याद रखेगा, अनलेस एंड अनटिल तुमको वहाँ पे ना दिया हो एग्जैक्ट डेसिमल वाले वैल्यूज जिसको तुम ऐड करके आंसर डेसिमल में ला रहे हो. इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना दिया है? 250, लेकिन ये ml में दिया है. मैं चाहती हूँ कि मेरा वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट हो जाए. तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ कितनी हो गई? डिवाइड बाय 1000. क्यों लीटर में कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें वॉल्यूम हम लोग किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं. तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 2.16 और इनटू में आ जाएगा 294 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 4 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? मास. बस खत्म हो गई सिंपल सी कैलकुलेशन. तो ये 4 1 सा ये हो जाएगा 0.54 और बस अगर तुमने इन दोनों लोगों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का क्या कहलाएगा? मास. मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूँ, ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ. तो ये जो भी आंसर आएगा इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम. तो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें छुटपुट दिए जा सकते हैं मोलैरिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड कि इतना आपके पास मोलर आप लोगों को दिया हुआ है या फिर आपको इतना वेट दिया है तो बोलो कितना मोलर बनेगा. ये इस तरीके से. जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं. अब ये वाला जो आपने सवाल किया ये तो बहुत ही बच्चों वाला था. अब आगे देखो. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जो कि 60 ml वॉल्यूम का होना चाहिए और उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.2 मोलर HNO3 होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, लेकिन उसको फ्रेशली प्रिपेयर नहीं करना है. फ्रेशली प्रिपेयर नहीं करना है इसका मतलब तुम समझो. यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये कहूँगी कि जाओ जाके एक सोल्यूशन बनाओ. तो तुम क्या करोगे? उस सोल्यूशन को बनाने के लिए जितना भी ग्राम आपको वेट चाहिए होगा आप वेइंग मशीन से उसको मेजर करोगे और मेजर करने के बाद आप कहोगे कि अच्छा इतना ml डाल देता हूँ आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, डिजोल्व कर लेते हैं, वाटर को लेवल तक मार्कअप कर लेते हैं और बन गया सोल्यूशन. यूजुअली हम लोग सोल्यूशन ऐसे बनाते हैं. बट अब होता कैसा है, जब हम लोग K2Cr2O7 के साथ काम करते थे लैब में, हमारे सर थे जुगादे सर, बहुत चिल्लाते थे कि यूजुअली बच्चों की आदत कैसी होती है कि अरे यार कल का सोल्यूशन है ना, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे ना. तो वो लोग क्या करते हैं उस K2Cr2O7 को फेंक देते थे वॉश बेसिन में. बट ये ठीक नहीं है. K2Cr2O7 मतलब क्रोमियम और क्रोमियम अच्छा नहीं होता हम लोगों के नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, प्लस सॉइल पोल्यूशन अलग क्रिएट करता है, कैंसेरियस होता है वो काफ़ी. तो वो चिल्लाते थे. अब एक मान लेते हैं मेरे पास अभी लैब में जो K2Cr2O7 मेरे पास बना हुआ पहले से रखा है, जो पहले से बना हुआ रखा रहता है पहले का पुराना कोई सोल्यूशन. ठीक है, पुराना वाला कोई सोल्यूशन, उस पुराने वाले सोल्यूशन को हम लोग स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो ऐसा कोई पुराना वाला सोल्यूशन मेरे पास रखा है जिसकी मोलैरिटी मान लो 0.1 है और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, जो 0.05 हो. तो आप फ्रेशली प्रिपेयर मत करो. वो ये कहते थे कि आप 0.1 के अंदर ही कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करो जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आप लोगों के पॉइंट लेट से 0.5 में कन्वर्ट हो जाए. तो ओल्ड सोल्यूशन के अंदर ही कुछ चेंजेस करिए सच दैट कि वो नए सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए. तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन. तो आपको बनाना क्या है, ये आप लोगों का एम है. आप चाहते हो कि ये मैं मैन्युफैक्चर कर सकूं या फिर मैं ये लेट से प्रोड्यूस कर सकूं. बट इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये नहीं करना है
कि नाइट्रिक एसिड का वेट मेजर कर रहे हैं। वैसे नाइट्रिक एसिड सॉलिड स्टेट पे नहीं होता है, पर स्टिल मान लेते हैं अगर वो पाउडर फॉर्म में होता तो उसका वेट मेजर कर रहे हैं, फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिजोल्व कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं मैडम इतना ग्राम हमको नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा ताकि इतना ml का, इतने मोलर का नाइट्रिक एसिड मेरा बन जाए। ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो पहले से मौजूद है 4 मोलर HNO3, आपको इसको यूज करना है। सो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास जो 4 मोलर HNO3 आपको दिया है, इस 4 मोलर HNO3 को आपको कन्वर्ट करना है 60 ml के 0.2 मोलर के HNO3 में। ये आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक प्राणी का ना बहुत ही मुझे रहने दो, उसको बाद में रिप्लाई करेंगे गधे को, ठीक है। अच्छा रुको, मेरे को चैन नहीं मिलेगा इसको रिप्लाई किए बिना। महाराज हर्ष, बाकी लोगों को ये चीज़ कहाँ से मिली जरा मुझे बताना, उनके पास ये जादुई चीज़ कहाँ से आई? ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 मोलर HNO3, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही प्यार से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक बहुत ही प्यारा सुंदर सुशील फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास जितने मोल्स HNO3 के हैं, ठीक है, उतने ही मोल्स आपके पास आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। ये वाला मतलब पहला, इसको ऐसा लिख दो, बिफोर में आपके पास जितने मोल्स HNO3 के होंगे उतने ही मोल्स आपके पास बाद में भी होंगे। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बताओ मुझे, कभी मोल्स चेंज होते हैं क्या कभी मोल्स चेंज होंगे? आपको क्या बोला गया है कि आपको अलग से कोई पाउडर नहीं लेना है, ठीक है। आपके पास जो है आपको उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स करने हैं। आप एक्स्ट्रा और सॉल्यूट डाल नहीं सकते, और जो सॉल्यूट ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है उसको निकाल नहीं सकते। तो इन दैट केस बिफोर और आफ्टर में जो मोल्स है वो तो सेम रहेंगे। अब अगर मोल्स होते क्या हैं, तो अगर मैं पूछूं कि मोल्स क्या होते हैं, सो एवरीबडी कैन से कि मोलैरिटी बिफोर पहले कितनी थी इनटू वॉल्यूम बिफोर में कितना था, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू मोल्स आफ्टर वाले, तो मोलैरिटी बिफोर में कितनी थी, सॉरी आफ्टर में मोलैरिटी कितनी है, और वॉल्यूम आफ्टर में कितना हो चुका है, बराबर। यही हम लोगों को बातचीत करनी है, सुनो ध्यान से। तो ऐसे में आप लोगों के पास, ठीक है, तो मोलैरिटी आपके पास बिफोर कितनी होगी, तो मोलैरिटी जो बिफोर है वो आपको कितनी दी हुई है 4, लेकिन पहले वॉल्यूम कितना था ये उसने तुमको नहीं बताया, ठीक है। पहले वॉल्यूम कितना था ये उसने तुमको नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया, कोई बात नहीं, हम उसको ले लेते हैं। हमें नहीं पता कि पहले वॉल्यूम कितना था, लेट इट बी V बिफोर। अब जो मोलैरिटी आफ्टर है जो आपको चाहिए वो कितनी है 0.2 मोलर, और कितना वॉल्यूम चाहिए आपको 60 ml, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 इंटू वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम कितना हो गया 60 ml। अब ध्यान से सुनना, कई लोग इसको ml में कन्वर्ट करके इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे इस उम्मीद में कि हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम हम लोगों का किस में रहेगा, लीटर में आएगा। बट कोई मतलब नहीं है। तुम इमेजिन करो इसको भी लीटर में निकाल लोगे, क्या मतलब है? इससे बेटर है कि इसको मिलीलीटर में ही रहने दो, ठीक है। अगर मिलीलीटर में हम वॉल्यूम को रहने देते हैं तो वो मोल्स नहीं कहलाते हैं, फिर वो मोल्स मिली मोल्स कहलाते हैं। तो जैसे आप 2 मिली मोल्स को बिफोर और आफ्टर के इक्वेट कर सकते हो, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की झंझट नहीं होती। तो बेसिकली मेरे पास पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा, इसको आप कैलकुलेट करो, कितना आ गया ये आ गया 12 डिवाइड बाय 4, यानी कि पहले मेरे पास वॉल्यूम कितना रहा होगा सिर्फ 3 ml, यानी कि इनिशियली जब मेरे पास कंसंट्रेशन 4 ml थी, ठीक है, तो उस 4 मोलर थी, तब मेरे पास वॉल्यूम कितना था 3 ml। अब मेरे पास वॉल्यूम कितना है 60 ml का मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 57 ml को ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं 57 ml ऑफ क्या ऐड करूं, वाटर ऐड करूं, ठीक है, ताकि वाटर ऐड करने से हम लोगों को क्या हो जाए, नई वाली मोलैरिटी मिल जाए अपने डिजायर्ड वॉल्यूम की, ठीक है। पहले वाला कितना है 3 ml, इसीलिए ये ऐसे करते हैं। तो स्टॉक सोल्यूशन से आप क्या करोगे, जो सोल्यूशन आपके पास पहले से है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर 57 ml का और वाटर ऐड कर दोगे, ठीक है। लेकिन वो पहले वाला सोल्यूशन कितने ml में बनाया गया था, 3 ml में बनाया गया था। ये इस तरीके से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं।
कि बताइए हम क्या करें कि हम लोगों को ये मिल जाए वो मिल जाए, राइट। अच्छा, अब जैसे एक और क्वेश्चन मोलैरिटी से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट, एक मिनट, कैलकुलेट, यहाँ पे आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ ए H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी आपके पास डेंसिटी दी हुई है, बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। तो जब हम लोगों ने गुजरे ज़माने में क्या पढ़ना सीखा था, हम लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ना सीखा था। तो उस गुजरे ज़माने में तुम लोगों को ये वाली चीज़ डेंसिटी से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाली चीज़ मैंने सिखाई थी। ठीक है, हम लोग मोलैरिटी को डेंसिटी से कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक अच्छा खासा ऑर्डर, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो तुम लोगों का सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट ऑब्वियस है कि H2SO4 रहा होगा, और जो सॉल्वेंट रहा होगा वो सॉल्वेंट कौन रहा होगा, आप लोगों का वाटर, बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया 20% H2SO4 बाय मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास इफ वी हैड, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर होता यानी कि सॉल्वेंट, तब ऐसे केस में उसमें से 20 ग्राम मेरे पास क्या होता, आप लोगों का क्या होता, मेरे पास 20 ग्राम H2SO4 होता। यानी कि 20% बाय मास ऑफ H2SO4 बोलने का मीनिंग ये है कि आपको 20 ग्राम H2SO4 का क्या दे के रखा है, उसने वजन दे के रखा है कि ये H2SO4 का वजन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डेंसिटी मुझको दी हुई है, ये डेंसिटी का मैं क्या करूँ, मतलब क्या मेरे लिए यूजफुल है डेंसिटी, इसका क्या लेना देना है हमारे क्वेश्चन से। तो सबसे पहली स्टेप, आपको डेंसिटी दी हुई किसकी है, आपको डेंसिटी दी हुई है जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके सल्यूशन की। मतलब ना तो डेंसिटी वाटर की है, ना तो डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की है, वो सल्यूशन की डेंसिटी है। यानी कि वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को मिक्स कर देने के बाद जो स्पीशीज बनी वो उसकी डेंसिटी है 1.125, कितना आ जाएगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, इमेजिन करना है वर्ड। अच्छा, तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि अगर आपके पास इस ग्राम पर ml से, क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि अगर डेंसिटी होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि लेट मेरा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 ml है। मान लेते हैं मेरा वॉल्यूम कितना है, 1 ml है। मान लेते हैं मेरा वॉल्यूम कितना है, 1 ml है। ऐसा मैंने अज्यूम किया, ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम किया। वैसे 1 ml अज्यूम नहीं करो, उसको 1000 ml अज्यूम करो। मान लो मेरा वॉल्यूम 1000 ml है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को 1000 डाल दूँ और मेरी डेंसिटी को मैं 1.125 लिखूँ, तो यहाँ से मेरे पास मास, किसका मास, सोल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, बताओ। यहाँ से सोल्यूशन का मास, डोंट यू थिंक मेरे पास कितना आ जाना है, दैट वुड बी 1125 आप लोगों का कितना, ग्राम। यानी कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन वाटर को और क्या कहते हैं आप लोगों के एसिड को मिक्स करने के बाद जो बना, उसका आपका सोल्यूशन का मास इतना है। ठीक है, बराबर। अब क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आपके पास मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी में मुझे मोल्स चाहिए रहेंगे सॉल्यूट के। सॉल्यूट यानी कि कौन, आप लोगों का H2SO4। अब मोल्स के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मास। अच्छा, वॉल्यूम का क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम को तो हम लोग ऑलरेडी 1000 ml मान चुके हैं, यानी कि 1 लीटर, तो वो तो हमारा टेंशन ही नहीं है। टेंशन है यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक कि मास कैसे निकाले H2SO4 का। तो तुम्हें ये लगेगा कि मैडम ये निकाल तो लिया है आपने 20 ग्राम, तो भाई ये 20 ग्राम मेरा मास H2SO4 का होता अगर मैं 100 ग्राम का मेरे पास सोल्यूशन होता, अगर 100 ग्राम का मेरे पास सोल्यूशन होता, नॉट वाटर। लेकिन मेरे पास तो आपका क्या कहते हैं सोल्यूशन 1125 ग्राम है। तो ऐसे में डोंट यू थिंक कि वेरी करेगा। अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन होता तो 100 ग्राम सोल्यूशन में मेरे पास 20 ग्राम क्या होता, सॉल्यूट होता। लेकिन मेरे पास तो सोल्यूशन 1125 ग्राम है। तो 1125 ग्राम के सोल्यूशन में मेरे पास सॉल्यूट कितना ग्राम होगा,
कैलकुलेशंस करके बताओ। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेशंस करोगे तो तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मास निकल के आ रहा है सल्यूट का वो कितना निकल के आ जाएगा 225। ठीक है, 20 आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि 1/5 को मैंने 1125 से डिवाइड कर दिया, सो दैट विल बी 225। ये मेरे पास इतना ग्राम का सल्यूट है। अब अगर कोई मुझसे मोल्स पूछेगा इस सल्यूट के तो सिंपल है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98। अब अगर किसी ने मुझसे इस क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछी, जो कि पूछी है, तो मोलैरिटी क्या होगी बताओ? मोल्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूम इन सोल्यूशन। अब मोल्स कितने हैं? 225 डिवाइड बाय 98 और अपॉन में कितना आ गया? 1 लीटर। तो जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर मोलैरिटी। तो जब भी आपको डेंसिटी दी हुई होती है तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा क्या करना हुआ रहता है? हमेशा आप लोगों को क्या करना चाहिए? वॉल्यूम को ना क्या कर लेना चाहिए? 1 लीटर अज्यूम करके चलना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी जो जिंदगी है वो काफ़ी सुखद हो जाएगी। अब होता क्या है कि जिस इंसान को इस तरीके के हेक्टिक दिमागी प्रेशर को लगाने की इच्छा नहीं है तो वो इंसान एक सिंपल सा रिलेशनशिप भी याद रख सकता है अगर वो रखना चाहे तो। मैं तो नहीं रखती, बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मोलैरिटी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय जो भी डेंसिटी आपको दी हुई है। ठीक है, मैं तुम लोगों को सीधा सीधा एक फॉर्मूला बता रही हूँ, जिस फॉर्मूले में तुम वैल्यूज पुट कर दो, जो गिवन डेटा है तुम लोगों का आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। उसमें कुछ भी तुम लोगों को टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000। ये इस तरीके से इसमें बस जो जो तुम्हें गिवन डेटा होगा उस गिवन डेटा को तुम पुट करते जाना, और जैसे जैसे तुम पुट करते जाओगे तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिल जाएगी आखिरी में, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिलने के बाद आप उसको क्या कर लेना? कैलकुलेट कर लेना। डन, और कुछ नहीं। तो क्या है? डेंसिटी क्या लिख दिया मैंने? मोलैरिटी इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, बेहतर ढंग से। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आप लोगों का? मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब मैं यहाँ पे मोलैरिटी ले रही हूँ, लो पूरा लिख ही देते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? प्लस में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000। बस खत्म, इतना सा तुमको काम करना है। अब तुम्हें अगर डेंसिटी दी हुई है तो तुम डेंसिटी पुट करते, मॉलिक्यूलर वेट तो तुमको पता ही है 98, और मोलैरिटी यहाँ से तुम लोगों के पास निकल के आ जाती। हाँ, बस यहाँ पे एक छोटा सा टेंशन तुम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने का लेना पड़ता। अब कहीं ना कहीं तो घाटा आया, कुछ नुकसान तो होगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस बार देखो, आपको अगेन क्या बोला है कि आप लोगों के पास एक H2, एक मिनट, आप लोगों के पास, अरे यार चल नहीं रहा है, आपके पास H2SO4 का एक सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन की तुमको डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ये आपको दिया है। ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे इस बार इसी पर्टिकुलर सोल्यूशन का तुमको मोलैरिटी ये दे दिया, कितना दे दिया इसने? 8 मोलर, बराबर। तो अब यहाँ पे सुनो वो क्या पूछ रहा है। इस बार उसने तुमको पूछ लिया कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ H2SO4। जैसे पिछली बार उसने 20% आपको दिया था, बराबर कह रही हूँ मैं, 20% उसने आपको दिया था। तो ऐसे में आपने क्या निकाला? मोलैरिटी निकाली। इस बार उसने उल्टी गंगा बहा ली। इस बार वो आपसे क्या पूछ रहा है? डेंसिटी दे चुका है, मोलैरिटी दे चुका है, अब इस बार उसने आपसे मास परसेंट पूछ लिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारे कोई काम का नहीं है। क्यों? डेंसिटी भी पता है, मोलैरिटी भी पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, तो क्या निकालोगे? कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में क्या करें? देखो, आप एक बहुत ही सिंपल सा डेंसिटी से आप क्या कर सकते हो, पहले तो डेंसिटी पे एक वर्कआउट करते हैं। अगर मुझको डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास जो वॉल्यूम और सोल्यूशन है वो कितना है आप लोगों का? 1 लीटर या फिर सिंपली 1000 ml। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम भी सोल्यूशन का आता है और मास भी किसका आता है? सोल्यूशन का। अब डेंसिटी है 1.25 मल्टीप्लाई बाय इसको मैंने कर दिया 1000 इक्वल टू कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन, ये आ गया। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 1250 ग्राम। यानी कि H2SO4 का 1250 ग्राम होना चाहिए था, मास होना चाहिए था 1 लीटर में। है या नहीं है उस पर बात नहीं कर रहे।
अगर आप 1 लीटर का H2SO4 लोगे, ठीक है, जिस चीज की डेंसिटी 1.25 है, तो इतना मास उस पर्टिकुलर H2SO4 को बनाने के लिए लिया ही गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो डेंसिटी से मैं जितना उगलवा सकती थी, मैंने उस डेंसिटी से उतनी इंफॉर्मेशन उगलवा ली। नेक्स्ट चीज मुझे दी हुई है मोलैरिटी। मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है मास किसका? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? आपका H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स। तो मोल्स के लिए मैंने मास बाय मोलर मास कर लिया, तो 98 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वैसे भी 1 लीटर है, तो मोलैरिटी आपको कितनी दी हुई है? 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 98, यहाँ से तुम लोगों को मास मिल जाना है। किसका मास मिल जाना है? सॉल्यूट का। किसका मास मिल जाना है? सॉल्यूट का। ये H2SO4 क्या है? सॉल्यूट ही तो है। तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 9 जा 72, 72 और 6 784, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 784 ग्राम। तो यानी कि यहाँ से आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आ गया? 784 ग्राम निकल के आ गया। कितना आ गया? 784 ग्राम। अब खुद सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे क्लास में 25 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 10 लड़कियां हैं और बाकी के लड़के होंगे, और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ लड़कियों का परसेंटेज कितना है, तो तुम क्या निकालोगे? 10 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो टोटल सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब तो टोटल ही होता है ना, सोल्यूशन आपके पास 1250 ग्राम है, और उसमें से जो सॉल्यूट है वो 784 ग्राम है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि परसेंटेज आपके पास सॉल्यूट का कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, परसेंटेज मास ऑफ H2SO4। H2SO4 इज नथिंग बट अ सॉल्यूट ऑफ अवर क्वेश्चन। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास 784 ग्राम का सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास इतना है, और मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है। जैसे इसको अगर काट दे और सिंप्लीफाई कर दें तो ये 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 156 से डिवाइड बाय 25। दिस विल बी योर आंसर। तो अगर परसेंटेज दिया है तो मोलैरिटी में जंप करें, अगर मोलैरिटी दी हुई है तो परसेंटेज में जंप करें। बट लॉजिक हमेशा सिंपल है कि जब जब आपको डेंसिटी दी हुई होगी महाराज, तब तब आपको वॉल्यूम क्या करने का है? उस चीज का क्या करने का है? 1 लीटर ज्यूम करना है। अब एक मैं और क्वेश्चन देती हूँ जिसको करने में तुम्हें क्वाइट अच्छा लगेगा। जैसे अगेन तुम लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन दिया हुआ है, उसके बारे में जो गिवन इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको उस चीज की डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। आपको इस बार 30% H2SO4 का मास भी दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन इस बार जो चीज कैलकुलेट करनी है वो है नॉर्मेलिटी। तो इसमें तुम्हारा बीपी हाई नहीं हो जाना चाहिए कि हाय मेरे को तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल है, हमने कल ही एक चीज पढ़ी है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। या तो तुम उस तरीके से जा सकते हो, तुम पहले मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, जैसे कि मैंने तुम्हें इस इलस्ट्रेशन में कैलकुलेट करके दिखाया है। ये देखो, ये वही सेम क्वेश्चन है ना, इसमें भी डेंसिटी दी थी, परसेंटेज दिया था, और हम लोगों ने मोलैरिटी कैलकुलेट की थी। तो तुम या तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, H2SO4 का जो भी वैलेंसी फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मेलिटी तुम्हारी आ गई। एक तरीका हो गया ये, पूरी स्टेप्स के थ्रू पहले मोलैरिटी निकाली जाए। दूसरा तरीका क्या है? यही सेम तरीका है, बट फर्क इतना है कि मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग ये ऊपर की इतनी हेक्टिक स्टेप्स नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी इस फॉर्मूले को तुम्हें डिराइव करके भी देखना चाहिए खुद। ये जिस तरीके से मैंने पूरा एक्सपैंड करके कराया ना, अगर तुम इस चीज को वेरिएबल्स के टर्म्स में लो तो तुम इस फॉर्मूले तक अचीव हो जाओगे। क्या पता कल को मेंस के सवाल पेपर में कोई ऐसा ही सवाल आ गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस दिस दिस, तो जिस इंसान को फॉर्मूला रटा है वो तो 10 सेकंड के अंदर भी मार्क कर देगा, बट जिसको नहीं पता है, जो उसने फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा है, वो क्या करेगा? उस वक्त डिराइव करके देखेगा, और डेरिवेशन में वो उसका अगर उस वक्त नहीं बना तो फिर कैसा चलेगा? तो इसीलिए आज का जो तुम्हारा टास्क है वो टास्क ये है, ईमानदारी से अगर तुम उस एग्जाम में अटेम्प्ट बैठना चाहते हो तो करो। अगर तुम टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो फिर यार मत ही करो, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मेरा काम है फीस लेना, वो मैं ले लूंगी, तुम्हारा पापा मम्मी का काम है फीस देना, वो दे देंगे, बट जो बीच का ब्रिज है वो तुम हो, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अब आगे कितना और जाना चाहते हो। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये कोशिश करना
कि फॉर्मूला को अपनी लिस्ट में डाल दो, एक डायरी बनाओ, उस डायरी में अपने फॉर्मूला की लिस्ट डालते जाया करो और उसको रोज दिन में एक बार हनुमान चालीसा के जैसे डायरी को देख लिया करो। इससे क्या होगा, आगे आकर कुछ समय बाद तुम्हें फॉर्मूले एकदम रटे जाएंगे। फॉर्मूले रटे होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज आप पेपर में डिराइव करने में अपना वक्त बर्बाद आप नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क, आपको ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिया है, डेंसिटी इक्वल टू 1 मोलैरिटी ब्रैकेट में, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मोलैरिटी ब्रैकेट में 1 मोलैरिटी प्लस आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1000, इस फॉर्मूले को डिराइव करो। ठीक है, क्योंकि कल को हो सकता है ये चीज अगर तुम्हें कुछ सालों बाद, मतलब लेट्स से नेक्स्ट ईयर पेपर में याद नहीं आई उस दिन, और इसी टाइप के एक सवाल से अगर आप डील कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, ये वाला काम तुम्हारा आज का है। अभी ये हो गया एक तरीका। टोटल हमने कितने तरीकों पे बातचीत कर ली कि आप पूरी प्रोसीजर के साथ, यानी कि वॉल्यूम को 1 लीटर अज्यूम करते हुए अब डेंसिटी से होते हुए आप मोलैरिटी तक जाओ, फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर लगाओ, ये एक तरीका। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि अगर आपको कोई बोले कि यार इतना हैक्टिक नहीं जाना है, सीधा उठाओ फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, मोलैरिटी आ गई। तीसरा तरीका, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी ही नहीं है, मत निकालो, मोल्स निकाल लो। मोल्स आ जाएंगे तो आप मोल्स से क्या ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। हाँ, आज की क्लास में हम लोगों ने देखो टॉप पे ये फॉर्मूला लिखा है, मोल से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और जब ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो क्यों मोल्स वोल्स की दुनिया पकड़ रहे हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही होती तो उससे मेरा अप्रोच पता है कैसा होता, सीधा उठाओ और एकदम तेजी से मार दो अपना फॉर्मूला, खत्म। तो क्या है फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1.2 इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी, जो कि तो दी है नहीं। अब क्या करें, यहाँ तो 30% H2SO4 देके रखा है, तो 30% H2SO4 का मैं क्या करूँ, तो आपको इस 30% H2SO4 से इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है भाई जी। आपको यहाँ पे इसकी मोलैरिटी क्या, अच्छा मोलैरिटी तो हमें निकालनी है, सॉरी, मोलैरिटी को कैपिटल M, फिर 1/m होता है, और उसके बाद क्या होता है आप लोगों का मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1000, ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये वाली चीज़ तो सिंपली हो जाएगी 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आपका 098 यहाँ पे m, और ये हो गया 1.2। इसको मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर दूँ सो दैट वुड बी 0.2, ये आ जाएगा आपका 98 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 10⁻⁻1, ये आ जाएगा आपका 98 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू मोलैरिटी। ये और ये कट गया, सो आंसर इज 1/49। ठीक है, इंटू में 10 की पावर कितना 2, क्योंकि -3 ऊपर चला गया, यानी कि 100 डिवाइड बाय 49। तो अगर मैं 100 को 49 से डिवाइड करूँ तो मेरी मोलैरिटी 2.98 आ जाएगा, 2 बचेगा, कैरी कर लूँगी तो कोई मतलब नहीं है, 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद अगेन कैरी कर लेंगे, तो समथिंग लाइक 2.04 के आसपास मेरी मोलैरिटी आएगी। ये हो गई मेरी मोलैरिटी। फाइनली देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो मैंने नहीं कर दी है। ऊपर में ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा, 10 की पावर 2 इज़ नथिंग बट 100। 100 को मैं कितने से डिवाइड कर रही हूँ, 49 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय आपका 49 दैट वुड बी 2.04। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी कितनी है 2.04, वैलेंसी फैक्टर कितना लोगे H2SO4 का। अब अगर नहीं दिया है तो आप मान के चलो कि वो H2SO4 का मैक्सिमम आपको लेना है, सो आंसर वुड बी 4.08 नॉर्मल। ये आंसर आ जाना है, ये इस तरीके से। ठीक है, एक बार चीज़ों को ना चेक कर लेना। ठीक है, कई बार होता है कि मेरे से भी कैलकुलेशंस एरर हो जाती हैं, तो उसमें अगर वो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन एरर है तो उसको देख लेना। अच्छा, अब इसमें और तो कुछ है नहीं। ठीक है, परंतु ये जो आपकी मोलैरिटी आ गई है, ये मोलैरिटी तब आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट एक बात याद रखना, मैं कभी भी फॉर्मूलेज नहीं रटती हूँ, मैं हमेशा वो 1 लीटर लेके ही मैं काम बनाती हूँ, क्योंकि उसमें कैसा होता है कि फॉर्मूले रटने से फॉर्मूले अगर एंड टाइम पे याद नहीं आए तो
अच्छा, अब आगे करते हैं। क्या है क्वेश्चन, मान लेते हैं आप लोगों के पास। अभी एक ना मिक्सिंग वाले सवाल करते हैं कि अगर दो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तब क्या होगा। ठीक है, चलो अभी मिक्सिंग वाले कंसेप्ट में आते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट है, CaNO3, ये हो गया 2, ब्रैकेट लगा देते हैं। ये कैल्शियम नाइट्रेट आपको कितना दिया हुआ है, 0.568 मोलर, 0.568 मोलर। और साथ ही साथ में इसका वॉल्यूम आपको दिया है 46.2 ml। बाप रे, बहुत गंदी वैल्यूज़ है। इसको आप मिक्स कर रहे हो, किसके साथ आप मिक्स कर रहे हो, एक आपके पास दूसरा कंटेनर है, उसमें आपके पास 80.5 ml का एक दूसरा केमिकल रखा हुआ है। अच्छा, वो भी मान लो तो कैल्शियम नाइट्रेट ही है। लो, दोनों सेम चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। अगर तो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करोगे तो फिर एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना कि अगर दोनों आपस में रिएक्ट कर गई तो, इसीलिए हम दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। और इसको क्या किया है आपने, मोलर कितना दिया हुआ है, ये आपको 1.396 मोलर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब आपको इनको मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद ऑब्वियस है कि आपका जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में आफ्टर मिक्सिंग जो नया सोल्यूशन बना, उस नए सोल्यूशन की आपको नई वाली मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पे इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी। कैसे करोगे बताओ इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट। तो ऐसे मिक्सिंग वाले सवाल, ऊपर से एक बात याद रखना, दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट नहीं है। अगर दोनों अलग अलग होते, अगर एक एसिड होता और एक बेस होता, तो वो जो आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना, उसकी क्लास के कंसेप्ट यहाँ पे फिर अप्लाई किए जाते। बट फिलहाल दोनों सेम है, और दो एसिड्स भी नहीं है, दो बेस भी नहीं है, तो सारे सिंपल शरीफ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में जब हम दो एसिड्स को मिक्स करते थे तब क्या करते थे, जब दो बेस को मिक्स करते थे तब क्या करते थे, जब एसिड बेस के साथ वाटर को ऐड करते थे तब क्या करते थे। अगर भूल गए हो तो उसको आज रिवाइज भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग के लिए देखो एक फॉर्मूला लगता है, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा। M1V1 प्लस क्या आ जाता है आप लोगों का, M2V2 इक्वल टू M फाइनल इंटू V फाइनल। खत्म। अभी M1V1 कितना हो गया, ये वाली चीज़ आपके पास हो गई 0.568, ठीक है, इंटू में 46.2, प्लस में कितना आ गया, ये आ जाएगा 1.396, इंटू में वॉल्यूम में 80.5, ये हो गया, डिवाइडेड बाय V फाइनल। V फाइनल का मतलब होता है इन दोनों वॉल्यूम का एडिशन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है, टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स टुगेदर। तो इक्वल वॉल्यूम के लिए भी हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक अच्छी खासी PhD हासिल की है। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम डबल हो जाता है। और अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में पहले से चीज़ें मिक्स करके दी हुई हैं कि एक कंटेनर में ये मिक्स सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ऐसा पहले से बोला है, तो फिर वॉल्यूम को ऐड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे आपके जो पेचीदा पॉइंट्स हैं, इन सारे पेचीदे पॉइंट्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत बातचीत की है, तो आई डोंट थिंक कि अब गलत होने चाहिए। तो 80.5 और उसका एडिशन आप कर लो, कितना हो जाना है वो, पॉइंट में 7 आ गया, 6 आ गया, और 8 और 9 10 11 12 आ गया, 126। कन्वर्जन करने की नीड नहीं है कि वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला वॉल्यूम ml में, नीचे वाला वॉल्यूम भी ml में, तो ml तो कट भी आ। तो यानी कि बेसिकली ये आप लोगों के लीटर ml के अकॉर्डिंग आंसर वेरी नहीं करेगा। तो ये आ जाएगी आपके पास मोलैरिटी किसकी, नए वाले की। अब कैलकुलेशंस तुम कर लेना, बल्कि कैलकुलेशंस करने की नीड भी क्या है, पॉइंट में आंसर निकाल कर तुम लोगों को कौन सा नोबेल पुरस्कार मिल जाना है, कोई नोबेल पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। इससे बेटर है कि वो आंसर को वैसे ही छोड़ दो, पेपर में जब क्वेश्चंस बोलेगा पॉइंट में निकालने के लिए तो तब निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगेन आप लोगों के पास ऐसा एक कंटेनर है, कंटेनर में 5 नॉर्मल HCl है, ध्यान देना, और आप इसको मिक्स कर रहे हो एक दूसरे कंटेनर के साथ, जिस कंटेनर के अंदर में 8 नॉर्मल HCl है। ठीक है, अच्छा, अब ये मिक्सिंग करने के बाद सोचो उसकी इच्छा भी है, उसकी इच्छा ये है कि जब मैं मिक्सिंग कर लूँ तो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, उसको चाहिए, एक मिनट, उसको ये चाहिए कि एक ऐसा सोल्यूशन वो बनाए। ठीक है, वो ऐसा चाहता है कि वो एक ऐसा सोल्यूशन बनाए जिस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 6 हो जाए। मतलब जो नया सोल्यूशन आएगा उस नए सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए, 6, और साथ ही साथ में वो नए सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 लीटर। ये उसकी दिली इच्छा है बहुत ज़्यादा।
ठीक है, कि ये जो नया वाला कंटेनर आपका रहेगा, इस नए कंटेनर के अंदर में जो HCl होगा, उस HCl की नॉर्मेलिटी होगी 6 नॉर्मल और उसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर। तो अभी तक कैसा हो रहा था, आपको मिक्सिंग करने से पहले वाले के नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी या उसका वॉल्यूम सब दिया रहता था, और आफ्टर मिक्सिंग का या तो मोलैरिटी पूछ लेता है या तो आपको वॉल्यूम पूछ लेगा। बट यहाँ तो गजब हो गया, ना तो स्टार्टिंग वालों के वॉल्यूम ही नहीं दिए, फिर अब क्या करें। अब कई लोगों का यहाँ पगला दिमाग चलता है, वो ये बोलते हैं कि मैडम दोनों कंटेनर के वॉल्यूम आप इक्वल कंसिडर कर लो, x और सेम यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो। क्यों भैया, ऐसा क्यों करना है, किस खुशी में करना है? ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में कहीं बोला है इक्वल वॉल्यूम? नहीं बोला है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर इक्वल वॉल्यूम नहीं दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल वॉल्यूम इज नॉट गिवन। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम आपको नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस आप यहाँ पे दोनों को x नहीं लोगे, आप यहाँ पे लेट करोगे कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम आप लोगों का कितना है, 1000 है। बराबर, कितना है, 1000 है। 1000 क्या, ml, नॉट लीटर्स। ठीक है, 1000 ml है, या फिर आप अज्यूम कर लो कि 1 लीटर है। ठीक है, और उसमें से हम ये लेट करेंगे कि जो 5 नॉर्मल HCl है, उस 5 नॉर्मल HCl का जो वॉल्यूम है वो कितना है आपका x ml। उसमें से ये कितना हमने अज्यूम कर लिया, x ml। तो अगर 5 नॉर्मल जो HCl है, अगर उसका वॉल्यूम x ml है, तो जो 8 नॉर्मल HCl होगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1000 माइनस x ml, ये हो जाएगा। ठीक है, अब वही सेम कंसेप्ट, लेकिन इस बार नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू आपका N फाइनल इंटू V फाइनल। बल्कि मैं तो ये कहूँ यही असली फॉर्मूला होता है। वो जो फॉर्मूला हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के लिए लिखा, वो फर्जी फॉर्मूला है। आपको अगर उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो वैलेंसी फैक्टर का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो सिंस वहाँ पे हम लोगों ने उसको कंसिडर नहीं किया है, यहाँ पे N1 कितना आ जाना है, देखो 5 उसका दिया है, वॉल्यूम मैंने अज्यूम किया x। N2 आपको कितना दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, 8 नॉर्मल। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 1000 माइनस x। N फाइनल आप चाहते हो कि 6 हो जाए और वॉल्यूम हो जाए आपका 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाए आप लोगों का, 1 लीटर। बट यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप जो वॉल्यूम ले रहे हो वो ml में ले रहे हो, तो यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम भी ml में होना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं कि लेफ्ट साइड में 1 ml, राइट साइड में 1 लीटर, ऐसा हिसाब किताब नहीं चलता। या तो दोनों ml होते हैं या तो दोनों लीटर होते हैं, ऐसा नहीं चलता कि 1 ml ले लिया 1 लीटर ले लिया। ठीक है, सो देयरफॉर उस चीज़ को लेके थोड़े सतर्क रहिएगा। ठीक है, काफ़ी सतर्क रहिएगा बल्कि। अच्छा, अब आ गए तो कैलकुलेशंस करनी है बस। कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू वहाँ पे ये 6000 और एक ज़ीरो ज़्यादा चला गया। ठीक है, ये हो गया 6000, माइनस में आ जाएगा 8000 और ये 5x यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 8x, तो ये हो गया माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2000 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 3। x यानी कि क्या, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, आपके HCl का। ठीक है, आपके HCl का। तो इससे अगर आपको ये पूछूंगी मैं कि 5 नॉर्मल वाला HCl आपको कितना लेना चाहिए था, तो आप कहोगे कि 5 नॉर्मल वाला HCl आपको 666.6 ml लेना चाहिए था। कोई ये पूछेगा कि आपको 8 नॉर्मल वाला HCl कितना लेना है, तो आप उसमें जवाब दे देना कि 44444 ml लेना चाहिए था, ताकि इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोगों के पास क्या बन जाए, बताओ हम लोगों के पास क्या बन जाए, हम लोगों के पास 6 नॉर्मल का 1 लीटर का HCl बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सिंग वाला हमने ये एक सवाल देखा है। ठीक है, तो चीज़ें आसान होती हैं, कठिन नहीं होती अगर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो। ठीक है, चलो एक और करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला आपको नहीं, अभी तो मैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के क्वेश्चन ले रही हूँ ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बिना पढ़ाए देख लेते हैं थोड़े बहुत और सवाल है क्या। ठीक है,
तो एक और सवाल देख लो थोड़ा सा, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। पहले एक काम करते हैं, ये जितना भी है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाला, इसका एक सवाल और करके इसको पहले अभी ओवर करते हैं, और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग वो इक्विवेलेंट वेट वाले रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। अदरवाइज वो खिचड़ी मच जाएगी कि यार एक ही इसमें सब है, तो कन्फ्यूजन का पिटारा हो जाएगा ना। अभी मैं जो ले रही हूँ इसमें मैं क्या कर रही हूँ, तुम लोगों के क्वेश्चंस कैसे वाले ले रही हूँ बताओ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या दिया हो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये इस टाइप से। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाओ। आपके पास बोल रहा है अगेन एक H2SO4 का सोल्यूशन है, ये तुम्हारे लिए दिया जा रहा है वैसे बाय द वे, जिसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, किसके साथ मिक्स कर दिया गया है, आपके 500 ml ऑफ अनादर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। मतलब एक दूसरा आप लोगों के पास क्या है, H2SO4 का सोल्यूशन है, आपने उसके साथ इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और उस अनादर वाले सल्फ्यूरिक एसिड का जो वेट है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो डेंसिटी सॉरी आपको दी हुई है कितनी, वहाँ पर 1.3 ग्राम पर ml, ये आपको दिया है। ठीक है, अच्छा, और वहाँ पे एंड उसका परसेंटेज यहाँ पर आपको है, एंड इट इज़ 45% बाय मास। अब तुम्हें ये बताना है कि जो नया वाला सोल्यूशन आएगा उस नए वाले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम यही लॉजिक लगेगा, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो ये डेटा दिया है कि डेंसिटी बराबर इतना, 35% H2SO4 बराबर इतना, तो इस वाली चीज़ को आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से पुराने वाले फर्स्ट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, और उसके बाद आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है 500 ml ऑफ अनादर H2SO4 सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी इतनी है, आपको इससे उसकी नॉर्मेलिटी निकाली। इस इंफॉर्मेशन से N2 निकलेगा, इस इंफॉर्मेशन से आप लोग क्या निकालोगे, N1 निकालोगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग तो वॉल्यूम को वैसे भी 1000 ml लेकर ही सॉल्व करते हैं, तो वॉल्यूम की तो टेंशन ही नहीं है, और फिर वही N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N फाइनल बाय V फाइनल, ये इस तरीके से फिर कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, उससे रिलेटेड हमने काम कर लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों के टॉपिक्स रहेंगे लाइक इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और साथ ही साथ में वहाँ पर नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को उसमें फिर देख लेंगे, बराबर। तो इसमें इच्छा तो मुझे एक और क्वेश्चन लेने की हो रही है। अच्छा, इसका आंसर पहले तुम नोट डाउन कर लो ताकि तुम टैली कर सको कि किस तरीके से आपको आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 11.2 नॉर्मल। ठीक है, चेक करना कि 11.2 नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक और क्वेश्चन देती हूँ मिक्सिंग का, लेकिन इस बार जो मिक्स किया गया देखो वो क्या है, 35 ml का आपको 0.1 नॉर्मल H2SO4 दिया है, दैट्स बेटर। कैसा है, कन्वर्ट करके लेकर आना जाना झंझट है। और 15 ml का 0.15 मोलर, आप लोगों को ध्यान देना मोलर वर्ड इस्तेमाल किया है, H2SO4 दिया है, यानी कि इस बार एसिड्स मिक्स हो रहे हैं। तो तुम चाहो तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने जो कंसेप्ट सीखा था वो भी यही सीखा था, सेम वही सेम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, या फिर अभी जो मैंने बताया वो भी वही है। अब आपको इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो नई वाली नॉर्मेलिटी आएगी, ठीक है, ये आपको ढूंढनी है। अच्छा, और इसके अलावा आपको एक पार्ट और ढूंढना है कि ये जो नई वाली नॉर्मेलिटी है, इस नई वाली नॉर्मेलिटी में H2SO4 का वेट कितना है, कितने H2SO4 आपने यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन में आप लोगों के पास होंगे, ये वाली चीज़ भी आपको ढूंढनी है। बस खत्म हो गई कहानी। ये 2 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर लिख लो। तो जो नई वाली नॉर्मेलिटी आएगी दैट वुड बी 0.16 नॉर्मल, और जो वेट आएगा दैट वुड बी 0.392 ग्राम, ये आना चाहिए। एक बार टैली कर लेना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इन नेक्स्ट क्लास, यानी कि तुरंत इसके बाद एक और वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट वाले कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो वाला जो न्यूमेरिकल वीडियो है हो सकता है काफ़ी लेंदी जाए, या हो सकता है मैं उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, तो बस तुम्हें पढ़ने से मतलब है, इस बात पे ध्यान रखना।